हाँ जी, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, और इस एंथैल्पी परिवर्तन को अपन दर्शाएंगे डेल्टा परिवर्तन को बताता है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, जी का मतलब गेन, एच का मतलब यहाँ एंथैल्पी है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी बात अपन करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, उसकी चर्चा यहाँ करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में चर्चा करेंगे। और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन। यानी जब कोई गैसीय परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी ऋणायन बनाता है, धनायन बनता है, वहां अपन कहते हैं आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा। जहां ऋणायन बनता है वहां कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किसी परमाणु द्वारा, किसी उदासीन गैसीय परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने के दौरान कितनी ऊर्जा देनी पड़ी या कितनी ऊर्जा निष्कासित हुई, वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की हो सकती है। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी केवल धनात्मक होती है, क्योंकि नाभिक के आकर्षण से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, इसलिए हमेशा धनात्मक होती है। लेकिन ये धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जब इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान परमाणु स्थायित्व को प्राप्त करेगा, तो वहाँ एनर्जी निकलेगी, वहाँ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान ऋणात्मक होंगे। और कहीं अपने को इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, वहाँ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान धनात्मक होते हैं, और ये किलो जूल पर मोल में मापे जाते हैं। तो मैं डेफिनेशन की बात करूं तो किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जुड़ेगा, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी का मतलब ऊर्जा से ही है, और एंथैल्पी परिवर्तन को अपन डेल्टा एच से दर्शाते हैं। होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। अब इसे दर्शाते किससे हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इसे डेल्टा, इलेक्ट्रॉन गेन Eg और एंथैल्पी H, डेल्टा EgH से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा EgH यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। इसे किलो जूल पर मोल में मापते हैं। किस में मापेंगे, किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो बात हुई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के डेफिनेशन की या परिचय की। किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश, अपने पास एक गैसीय परमाणु X है, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये क्या बना लेगा, ऋणायन गैसीय। इस परिवर्तन के दौरान, यानी ये उदासीन परमाणु
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जब ऋणायन बनाता है तो इसमें इस परिवर्तन में कितनी ऊर्जा तो देनी पड़ी या कितनी ऊर्जा निष्कासित हुई, इस परिवर्तन में जो ऊर्जा परिवर्तन हुआ है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, गेन किया है, इसलिए इसको लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और ये प्लस या माइनस, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, वो इस परिवर्तन पर निर्भर करता है कि ये परिवर्तन किस प्रकार का है। हैलोजन कौन होते हैं? वर्ग 17 के हैलोजन परमाणु ही लिख लेते हैं। हैलोजन परमाणु अपने बाह्यतम कोश में क्या करते हैं? हैलोजन परमाणु जो है उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन का स्थान रिक्त होता है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनके अंदर। तो अष्टक पूरा करने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, स्थायित्व को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान ऋणात्मक होते हैं, यानी ऊर्जा निकलती है क्योंकि स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं। हैलोजन परमाणु अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करते हैं, इसलिए इनकी डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान ऋणात्मक होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो ऊर्जा क्या होती है? स्थायित्व प्राप्त करने के कारण निष्कासित होती है। यानी मैं F की बात करूं, फ्लोरीन परमाणु गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है? F- बनाता है गैस। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2 7 और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 8 में कन्वर्ट हो जाता है, तो स्थायी अष्टक प्राप्त कर लेता है। अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और अक्रिय गैस विन्यास 2 8 10 किसका होता है? नियोन का। तो नियोन विन्यास प्राप्त कर लेता है। और अक्रिय गैसें स्थायी होती है, बहुत कम क्रियाशील होती हैं, तो स्थायित्व को यह भी प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान स्थायित्व प्राप्त करने के कारण ऋणात्मक होते हैं। ये -328 किलो जूल पर मोल होती है। ये तो बात हुई फ्लोरीन की, यानी हैलोजन परमाणुओं की। अब अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें जो है उनके अंतिम कोश पूर्ण भरे होते हैं, उनमें जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन जो है वो नए कोश की शुरुआत करता है, नए कोश में चला जाता है। और नए कोश जितना नाभिकीय आवेश होता नहीं है, नाभिकीय आवेश में परिवर्तन नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन अपने जोड़ रहे हैं, तो जब नए कोश में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां तक नाभिकीय आकर्षण लगेगा नहीं, और लगेगा नहीं नाभिकीय आकर्षण तो इलेक्ट्रॉन उस नए कोश में रुकेगा नहीं, और जब रुकेगा ही नहीं तो वहां ऊर्जा निकलने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि स्थायित्व नहीं, अस्थायित्व बढ़ रहा है। तो वहां इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, यानी अक्रिय गैसों में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपने को ऊर्जा देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नए कोश में स्थानांतरित होता है, नया कोश प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, इनके अंदर अंतिम कोश जो हैं वो पूर्ण भरे होते हैं। इनका अष्टक पहले से ही पूर्ण होता है, हीलियम में अष्टक नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे ही अपन इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, तो वो नए कोश की शुरुआत करते हैं, और नए कोश में इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने के लिए नाभिकीय आवेश उतना इनके पास होता नहीं है, क्योंकि नाभिकीय आवेश स्थिर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपन क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। परिणाम स्वरूप नए कक्षा के अंदर, नए कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो
स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकेगा, इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां निष्कासित नहीं होगी, क्योंकि स्थायित्व नहीं अस्थायित्व बढ़ता है। तो मैं यूं कह दूं, उत्कृष्ट गैसों की डेल्टा EgH के मान EgH के मान धनात्मक होते हैं क्योंकि जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन नए कोष में प्रवेश करता है, परिणाम स्वरूप अस्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में वृद्धि Z इफेक्टिव, नाभिकीय आवेश में वृद्धि नहीं होती है, नाभिकीय आवेश में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन एक नए कोष की शुरुआत करता है, नाभिकीय आवेश वहां तक लगता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़े रखना मुश्किल होगा। यानी इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए या नई कोष को प्रारंभ करने के लिए अपने को एनर्जी धक्का देके अपने को जोड़े रखना पड़ेगा, वो जुड़ेगा नहीं, लेकिन एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी। पहले से ही जगह नहीं है, किसी बस के अंदर जो है या प्लेन के अंदर बात करें तो सीटू सीट पहले से ही सवारियां पूरी भरी हुई है, तो नई सवारी को अपन धक्का देके कहाँ घुसाएंगे, सीट ही नहीं है। 20 घंटे का 50 घंटे का सफर करना है तो वो सवारी क्या होगी, नीचे उतर जाएगी वापस। धक्का देके अपन घुसा तो देंगे, अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन वो वहां रुकेगी नहीं, यानी अस्थायित्व बढ़ता है। इसलिए उत्कृष्ट गैसों की डेल्टा EgH के मान धनात्मक होते हैं। अब उत्कृष्ट गैसों की डेल्टा EgH के मानों में हीलियम के सबसे कम धनात्मक होते हैं, यानी +48 होता है किलो जूल पर मोल, और नियोन का सबसे ज्यादा होता है इनके अंदर +116। हीलियम सबसे कम, सबके धनात्मक होते हैं क्योंकि सबके अंतिम कोष पूरे भरे हुए थे, लेकिन हीलियम का सबसे कम +48, नियोन का 116 होता है प्लस में, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट गैसों में। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान धनात्मक में सबसे कम हीलियम के, सबसे ज्यादा नियोन के होते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में यदि अपन ऋणायन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो वो हमेशा धनात्मक होती है। ऋणायन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी ये ऋणायन है कोई गैसीय परमाणु, इसमें अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ करके इसको X-2 गैसीय बनाए तो इसकी डेल्टा EgH इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्यों होगी, क्योंकि पहले से ही इस पे नेगेटिव चार्ज है और अपन नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को और जोड़ रहे हैं, तो इन दोनों में क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा, अस्थायित्व बढ़ेगा, और अस्थायित्व बढ़ेगा तो डेल्टा EgH के मान क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी, निष्कासित नहीं होगी। अस्थायित्व बढ़ रहा है, एनर्जी देनी पड़ेगी। इसके अलावा अस्थायित्व को अपन यूं भी दे सकते हैं कि धनायन यानी धनावेश और ऋणावेश यदि दोनों बढ़ रहे हैं तो अस्थायित्व बढ़ता है, यहाँ ऋणावेश बढ़ रहा है तो अस्थायित्व बढ़ रहा है। डेल्टा EgH के मान क्या होंगे, EgH के मान पॉजिटिव होंगे जब ऋणायन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की अपन बात करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यानी डेल्टा EgH को कौन कौन से वो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, डेल्टा EgH को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। पहला कारक है प्रभावी नाभिकीय आवेश या नाभिकीय आवेश। और इसको अपन Z इफेक्टिव से देते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश Z इफेक्टिव। प्रभावी नाभिकीय आवेश जहां बढ़ता है
वहां इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान और अधिक ऋणात्मक होने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ सकेगा, क्योंकि नाभिक क्या करेगा, उसको आकर्षित कर लेगा तुरंत। तो नाभिकीय आवेश या प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ सकता है। यानी मैं यूं कह दूं, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और ऋणात्मक मान बढ़ते हैं। ऋणात्मक मानों की बात हो रही है, धनात्मक मानों की नहीं। जेड इफेक्टिव डेल्टा ईजीएच के क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि ये बढ़ता है तो डेल्टा ईजीएच और अधिक ऋणात्मक होती चली जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से धनावेशित नाभिक द्वारा आकर्षित हो जाता है। क्योंकि ये ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आकर्षित हो जाएगा। सेकंड है परमाणविक आकार। परमाणविक आकार, यदि एटॉमिक साइज, परमाणु साइज यदि बढ़ रही है तो नाभिकीय आवेश आपको पता है कम हो रहा है। परमाणु साइज यदि बढ़ रही है तो नाभिकीय आवेश आपको पता है ऑटोमेटिक कम हो रहा है। और परमाणु साइज बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश यदि कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जाएगा, उस पर नाभिक का आकर्षण कम होगा, कम लगेगा। और नाभिक का आकर्षण यदि कम लगेगा तो वो जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन आसानी से वहां टिकेगा ही नहीं, भाग जाएगा वापस। तो उस इलेक्ट्रॉन का स्थायित्व होगा ही नहीं, यानी उस परमाणु का स्थायित्व भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जोड़ने से ऋणायन बनेगा, उसका भी स्थायित्व नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान क्या होंगे, कम होंगे। यानी परमाणु साइज बढ़ेगा तो डेल्टा ईजीएच के मान घटेंगे, ऋणात्मक में कम होंगे। परमाणु साइज या परमाणु आकार बढ़ने के साथ डेल्टा ईजीएच के मान क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। परमाणु साइज बढ़ती है, डेल्टा ईजीएच के मान कम होते चले जाते हैं। थर्ड है आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव। अब आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, आंतरिक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम कर देते हैं। यानी रज्जुआ जो है उस पर रज्जुआ के पापा का जो आकर्षण बल लग रहा था वो उसकी मम्मी ने कम कर दिया है। यानी मम्मी आवरण का काम कर रही है, रज्जुआ बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है और रज्जुआ के पापा जो हैं वो नाभिक का काम कर रहे हैं। तो रज्जुआ पर जो नाभिक का आकर्षण लगने वाला था वो मम्मी ने आवरण बनाकर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष पर नाभिक का आकर्षण जो कम कर देते हैं उसको आवरण प्रभाव कहते हैं अपन। अब आंतरिक कोषों के इलेक्ट्रॉन यदि बाह्यतम कोषों के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण कम करेंगे तो नया जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन, वहां जब बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ही नहीं लग रहा नाभिक का, आंतरिक इलेक्ट्रॉन कम कर रहे हैं आकर्षण बाह्यतम कोष पे, तो नया जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन पर कैसे लगेगा। जब रज्जुआ वहां नहीं रुक पा रहा है, रज्जुआ के पापा का आकर्षण रज्जुआ पे नहीं लग रहा है, रज्जुआ आवारा हो गया है, तो क्या कोई रज्जुआ का दोस्त वहां रुक सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो रज्जुआ का दोस्त नहीं रुकेगा तो इलेक्ट्रॉन अस्थायित्व तो बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान क्या होंगे, घटेंगे, यानी कम ऋणात्मक होंगे। यानी आवरण प्रभाव या परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो डेल्टा ईजीएच के मान कम होते हैं। उसके बाद फोर्थ है अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षकों का स्थायित्व। यदि कक्षक अर्ध भरे या पूर्ण भरे हैं तो वहां इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ेगा और अस्थायित्व को बढ़ावा देगा। पूर्ण भरे हैं तो जुड़ना पॉसिबल नहीं है, अर्ध भरे हैं तो उसके स्थायित्व विन्यास को क्या करेगा, नया जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन भंग कर देगा। तो यदि अर्ध भरे और पूर्ण भरे
कक्षक हैं और उनमें अपन इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो डेल्टा EgH के मान क्या होते हैं? घटते हैं, ऋणात्मक में कम होते हैं। तो मैं यूं कह सकता हूं अर्ध भरे एवं पूर्ण भरे कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर डेल्टा EgH के मान घटते हैं, यानी कम ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक की बात हो रही है, धनात्मक की नहीं। EgH के मान घटते हैं। अब देखो नेक्स्ट है अपनी डेल्टा EgH में आवर्तिता, यानी आवर्त सारणी के साथ डेल्टा EgH कैसे परिवर्तित होती है। पहले अपन देखते हैं आवर्त में आवर्तिता। आवर्त में आवर्तिता, पीरियोडिसिटी विद पीरियड, आवर्त में आवर्तिता। अब जब आवर्त सारणी में अपन बाईं से दाईं ओर यानी इस कॉर्नर से उस कॉर्नर चलते हैं तो आकारों में क्या आती है? कमी आती है। आकार क्या होते हैं? घटते हैं। और आकार क्यों घटते हैं? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ आकार घटता है, इसलिए जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है, क्योंकि नाभिकीय आकर्षण जो है वो बाईं से दाईं ओर चलने पर बढ़ रहा है, और नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है तो जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है? अंतिम कोश में जुड़ जाता है, यानी स्थायित्व बढ़ता है। और स्थायित्व यदि उस इलेक्ट्रॉन का बढ़ता है तो डेल्टा EgH के मान बढ़ते हैं और अधिक ऋणात्मक हो जाते हैं। तो आवर्त सारणी में मैं यूं सीधा कह सकता हूं, आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट चलने पर डेल्टा EgH के मान बढ़ते हैं, ऋणात्मक, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिकीय आवेश बढ़ने पर आकार घटता है, और छोटे आकार पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा लगेगा तो वहां इलेक्ट्रॉन जो जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन है वो अधिक स्थायित्व प्राप्त करेगा, इसलिए डेल्टा EgH के मान क्या होंगे? इधर से उधर जाने पर अधिक ऋणात्मक होंगे। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। इसमें बेरिलियम और नाइट्रोजन की पॉजिटिव होती है, फिर इन सब की नेगेटिव होती है, यानी इधर से इधर चलने पर डेल्टा EgH के नेगेटिव मान बढ़ते हैं। धनात्मक से क्या हो जाती है? ऋणात्मक। बेरिलियम और नाइट्रोजन दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, बाकी सब नेगेटिव। अब इसमें ये कारण क्या है? बेरिलियम में जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन, नया जोड़ा जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन जो है 2p उपकोष में प्रवेश करता है, 1s2 2s2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। तो ये 2s2 के बाद में नया जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2p1 उपकोष में प्रवेश करता है, जिस पर नाभिकीय आवेश कम लगता है। फिर नाइट्रोजन के अंदर 2p3, 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं p कक्षक में, और p का ये अर्ध भरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है p3। तो अर्ध भरे और पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब नया इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो भी अस्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक अन्य कक्षकों से ज्यादा स्थायी होते हैं। तो यहां जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन भी स्थायित्व प्राप्त नहीं करता है, वो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उससे जो ऋणायन बनता है वो कम स्थायी होता है। तो नाइट्रोजन और बेरिलियम की ये +31 और ये +66, फिर लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन इस क्रम में बढ़ती है। ये सबसे कम नेगेटिव, फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव मान बढ़ते चले जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेरिलियम नाइट्रोजन पॉजिटिव कैसे याद रख सकते हो? बेरिलियम सबसे ज्यादा पॉजिटिव, फिर नाइट्रोजन उससे
कम पॉजिटिव और फिर नेगेटिव के मान बढ़ते हैं। बेन BE और N बेन, फिर लिबसी ऑफ, इस तरीके से याद रख सकते हो आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आवर्त में आवर्तिता। और ये कौन सी आवर्त की बात हो रही है, ये सेकंड आवर्त की बात हो रही है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड आवर्त के बाद में थर्ड आवर्त जो है, लिथियम के बाद में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसके अंदर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। और नेगेटिव के मान इधर से इधर चलने पर बढ़ते हैं। ऋणात्मक मान डेल्टा EgH के, नेगेटिव मान बढ़ते हैं। अब मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है, इसलिए मान क्या होते हैं, बढ़ते हैं। एक नए उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाने के कारण इसकी प्लस होती है, बाकी सबके ऋणात्मक होते हैं। इधर से उधर जाने पर आकार घटते हैं, जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, आकार घट जाते हैं, इसलिए उनकी डेल्टा EgH के मान क्या हो जाते हैं, अधिक ऋणात्मक हो जाते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, यूं याद कर सकते हो, मेगली नापसी सर्कल, जो आपकी मर्जी हो उस तरीके से याद कर सकते हो। लेकिन डेल्टा EgH के मान इधर से उधर जाने पर क्या होता है, मैग्नीशियम का पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इधर से उधर जाने पर, यानी एल्यूमिनियम से लेकर क्लोरीन तक ऋणात्मक मान बढ़ते चले जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट है अपनी वर्ग में आवर्तिता, यानी वर्ग के साथ जो है वो डेल्टा EgH के मान कैसे परिवर्तित होते हैं। तो वर्ग में अप टू डाउन चलने पर आकार बढ़ते हैं, यानी नाभिकीय आवेश घटता है, और नाभिकीय आवेश घटता है तो जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ता है, और आसानी से नहीं जुड़ता है तो अस्थायित्व बढ़ता है। इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर चलने पर डेल्टा EgH के मान घटते हैं, यानी कम ऋणात्मक होते चले जाते हैं। अप टू डाउन चलने पर, किसमें, आवर्त सारणी पर, डेल्टा EgH के मान कम ऋणात्मक होते जाते हैं, क्योंकि आकार बढ़ने के साथ नाभिकीय आवेश घटता है। नाभिकीय आवेश घटता है, जब आकार बढ़ जाता है तो नाभिकीय आवेश में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और नाभिकीय आवेश जहाँ कम होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन को जोड़े रखना मुश्किल होगा, और मुश्किल जहाँ होगा वहाँ अस्थायित्व बढ़ेगा, इसलिए डेल्टा EgH के मान कम ऋणात्मक होते चले जाते हैं। यदि मैं इस वर्ग संख्या 1 की बात करूं तो डेल्टा EgH के ऋणात्मक मान घटते हैं, इधर से इधर जाने पर आकार बढ़ रहा है, और आकार जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को जोड़े रखना मुश्किल होता चला जाएगा, तो निकलने वाली ऊर्जा कम होती चली जाएगी। उसके बाद ये जो है इसमें अप टू डाउन चलने पर कम होते चले जाते हैं। ये वर्ग संख्या 16 है, ऑक्सीजन फैमिली या चैल्कोजन कहलाते हैं। इसमें ऑक्सीजन के सबसे कम ऋणात्मक होते हैं, और यहाँ ये सबसे ज़्यादा ऋणात्मक है और ये सबसे कम ऋणात्मक है, होते ऋणात्मक है लेकिन अप टू डाउन कम ऋणात्मक। डेल्टा EgH के मान घटते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनका आपको क्रम पूछ सकता है। तो ऊपर से ऑक्सीजन यहाँ आनी चाहिए थी, इसको हटा के सबसे नीचे रख दो, बस यही क्रम है। इसका मैं कारण अभी बताऊंगा कि ऑक्सीजन को सबसे नीचे क्यों रखा है।
इसकी डेल्टा EgH के मान सबसे कम ऋणात्मक क्यों होते हैं? SI, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, इसमें यह क्रम होता है। क्लोरीन की सबसे ज्यादा ऋणात्मक और फिर ऋणात्मक मान घटते हैं। तो इसका भी एक सवाल बनता है, डेल्टा EgH के मान अप टू डाउन, ये जो मैंने लिखा है इस अनुसार घटते हैं। अब देखो ऑक्सीजन का डेल्टा EgH का मान सल्फर से क्या है? कम ऋणात्मक। फ्लोरीन का क्लोरीन की तुलना में कम ऋणात्मक है। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के ही 2p कक्षक छोटे आकार के होते हैं, जबकि इनमें कौन सा कक्षक प्रयुक्त हो रहा है? 3p बड़े आकार का कक्षक प्रयुक्त हो रहा है। छोटे आकार के कक्षक होने के कारण किसमें? फ्लोरीन का और ऑक्सीजन का 2p कक्षक, और इसमें 3p काम में आ रहा है। फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के 2p कक्षकों के छोटे आकार के कारण जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन वो पहले से उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करता है, जबकि क्लोरीन और सल्फर में 3p कक्षक बड़े आकार के होते हैं, जिसके कारण जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन कम प्रतिकर्षण अनुभव करता है। जगह ज्यादा होगी तो प्रतिकर्षण सीधी सी बात है कम होगी, जगह कम होगी तो प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो यहां छोटी जगह है प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, बड़ी जगह प्रतिकर्षण कम होगा। तो यहां जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन जब प्रतिकर्षण ज्यादा अनुभव करेगा फ्लोरीन और ऑक्सीजन में, तो स्थायित्व घटेगा ना। इलेक्ट्रॉन जुड़ तो जाएगा लेकिन थोड़ा मुश्किल से जुड़ेगा, इसलिए निष्कासित होने वाली एनर्जी कम होगी। यहां आसानी से जुड़ जाएगा इसलिए निष्कासित होने वाली एनर्जी ज्यादा होगी। तो क्लोरीन की डेल्टा EgH यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से अधिक ऋणात्मक होती है, और सल्फर की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन में जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन छोटे 2p कक्षकों के कारण अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करता है। ऐसा ही फ्लोरीन के छोटे 2p कक्षकों के कारण जोड़ा गया इलेक्ट्रॉन अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करता है। तो ये बात हो गई वर्ग में आवर्तिता, यानी बाईं से दाईं ओर चलेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त में आवर्तिता, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं। अप टू डाउन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान कम ऋणात्मक होते हैं। बाईं से दाईं ओर अधिक ऋणात्मक होते हैं यानी मान बढ़ते हैं, और अप टू डाउन कम ऋणात्मक होते हैं यानी घटते हैं। अब देखो डेल्टा EgH के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग क्या क्या है, क्या काम में आती है, क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो पहला अनुमान लगा सकते हैं बंध का प्रकार, कौन से टाइप का बंध है। यदि दो तत्वों की डेल्टा IH और डेल्टा EgH का अंतर जालक एंथैल्पी से कम है, जालक एंथैल्पी से कम है, लेटिस एंथैल्पी, डेल्टा लेटिस H लिखते हैं इसको, ये आगे देखेंगे होती क्या है 4th चैप्टर के अंदर। यदि दो तत्वों की डेल्टा IH यानी आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का अंतर जालक एंथैल्पी से कम है तो यौगिक होगा आयनिक, तो बंध या यौगिक आयनिक होगा, बंध आयनिक होगा तो यौगिक भी आयनिक। और यदि ये जालक एंथैल्पी से अधिक है, डेल्टा IH और डेल्टा EgH यानी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी का अंतर जालक एंथैल्पी से यानी डेल्टा लेटिस H से ज्यादा है तो बंध होगा सहसंयोजक, बंध सहसंयोजक। तो इससे अपन ये अनुमान लगा सकते हैं, पहला बंध का प्रकार, दोनों का अंतर जालक एंथैल्पी से कम तो बंध आयनिक, जालक एंथैल्पी से ज्यादा तो बंध सहसंयोजक। सेकंड है अभिक्रियाशीलता, तत्वों की अभिक्रियाशीलता का भी पता लगाया जा सकता है कि तत्व ज्यादा अभिक्रियाशील है तो उसकी डेल्टा EgH के मान अधिक ऋणात्मक होंगे, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन।
328 किलो जूल पर मोल ऋणात्मक। डेल्टा EgH के मान अधिक ऋणात्मक होते हैं और जिनके उच्च ऋणात्मक होते हैं वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं, जिनके कम ऋणात्मक होते हैं वो कम अभिक्रियाशील और जिनके धनात्मक होते हैं वो बहुत ही कम अभिक्रियाशील। जैसे उत्कृष्ट गैसें या उत्कृष्ट अक्रिय गैसें हैं उनके डेल्टा EgH के मान क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं, तो वो कम अभिक्रियाशील होते हैं। थर्ड है ऑक्सीकारक क्षमता। और ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले ले और खुद का क्या हो जाए, उसका अपचयन। तो दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो आसानी से ले लेता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। तो यदि डेल्टा EgH के मान ज्यादा हैं तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन, ऋणात्मक मान ज्यादा है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा EgH के मान बढ़ने के साथ ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, यानी ऑक्सीकारक क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है यदि डेल्टा EgH के मान अधिक हैं। किसमें? नेगेटिव में। तो यूं कह सकता हूं ऑक्सीकारक क्षमता उसकी ज्यादा होगी जिसके डेल्टा EgH के मान अधिक ऋणात्मक होंगे, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा जिसके डेल्टा EgH के मान अधिक ऋणात्मक होंगे, ऑक्सीकारक क्षमता ज्यादा होगी। अपचयक क्षमता की भी अपन बात कर चुके हैं पीछे, अपचयक क्षमता में आयनन एंथैल्पी में, और अपचयक क्षमता आयनन एंथैल्पी को वहां देख चुके हैं। तो ये ऑक्सीकारक क्षमता है, समानुपाती होती है किसके? डेल्टा EgH के मानों के। जितने ज्यादा ऋणात्मक वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब ये प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि इसके EgH के मान उच्च ऋणात्मक है। जितने ज्यादा उच्च ऋणात्मक, ऑक्सीकारक क्षमता उतनी ही अधिक होती है। ये थी अपनी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा EgH कंप्लीट।